स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो सेल वॉल है वो ज़रूरी नहीं है कि सभी सेल्स में मौजूद हो। जैसे आपको पता होगा कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी सेल में सेल वॉल नहीं होती, बट फंगस, बैक्टीरिया और प्लांट्स के सेल में सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाने वाली एक परत है जो सेल को एक शेप देती है, सपोर्ट देती है, उसे किसी भी तरह के डैमेज या इन्फेक्शन से बचाती है, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने में मदद करती है और साथ ही साथ एक बैरियर मतलब एक रुकावट का काम करती है कि जो चीज़ें सेल के लिए फायदेमंद नहीं हैं उन चीज़ों को बाहर निकाला जा सके। अगर हम बात करते हैं एल्गी की, तो एल्गी में जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज, गैलेक्टोज, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लांट्स में, तो प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। फंजाई की बात करें तो उनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और बैक्टीरिया की बात करें तो उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी होती है। मतलब कहने का ये है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो सेल वॉल की कंपोजिशन है वो अलग अलग होगी। अगर आपका प्लांट यंग है तो उसमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही पाई जाती है, लेकिन जब वो एक ओल्ड ट्री बन जाता है तो प्राइमरी के साथ साथ वहाँ पे सेकेंडरी वॉल भी बन जाती है। लेकिन जो प्राइमरी वॉल है वो यंग वाले की तुलना में डिमिनिश हो जाएगी, मतलब धुंधली होती जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो बात आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर आपका कोई सेल है तो उस सेल के अंदर जो प्राइमरी सेल वॉल होगी वो बनेगी आपकी अंदर की तरफ, और जो सेकेंडरी है वो प्राइमरी से भी अंदर की तरफ बनती है। मतलब सेकेंडरी सेल वॉल हमेशा प्राइमरी के भी इनर साइड पे बनती है, और जैसे जैसे आपका प्लांट ओल्ड होता जाता है तो प्राइमरी वॉल जो है वो हल्की होती जाती है, डिमिनिश होती जाती है। इसके अलावा एक लेयर होती है जिसे मिडल लैमेला बोलते हैं। ये लेयर कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। इसका काम होता है दो सेल्स को आपस में जोड़ना। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि ये सेल वॉल के बाहर पाया जाता है और ये दो सेल्स को आपस में कनेक्ट करता है। ये सेल्स के आउटर सरफेस के बाहर, मतलब उनकी जो प्राइमरी सेल वॉल है उसके भी बाहर होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो ये आपके दो सेल्स हैं, तो ये जो मैंने ड्रॉ की मान लो ये सेकेंडरी सेल वॉल है, इसके बाहर जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ वो प्राइमरी सेल वॉल है। फिर इन दोनों के बाहर भी जो इनको जोड़ रही है जो लेयर, उसे हम बोलते हैं मिडल लैमेला, जो यहाँ प्रेजेंट होगी। इसके अलावा जो हमारे सेल्स हैं, सेल्स के जो दो सेल्स हैं इनके बीच में कई कई जगह पे छोटे छोटे छेद हो जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू जो हमारे दो सेल्स हैं उनका साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ा रहता है। इस तरीके से आप कह सकते हो कि दो सेल वॉल के बीच में एक रास्ता बन जाता है, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। इसके बाद आता है बच्चों एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब ये है कि वैसे तो हमारे सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, लेकिन बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज ऐसे भी हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उनके फंक्शंस भी कोऑर्डिनेटेड है, मतलब एक का काम होगा तभी फिर दूसरे का काम शुरू होगा, मतलब इन सबके फंक्शन आपस में कनेक्टेड है। तो इसमें आपके चार ऑर्गेनेलिज आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। तो इसलिए हम इन चारों को मिलाकर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम आपकी बुक में पेज नंबर 133 पे दिया भी हुआ है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये हमारे सेल का न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस पे इस तरीके से फ्लैप्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। इनमें कुछ के ऊपर आपको डॉट्स दिखेंगी, कुछ के ऊपर डॉट्स नहीं होती। जिनके ऊपर आपको डॉट्स दिख रही हैं वो डॉट्स वास्तव में राइबोसोम्स हैं। तो जिनके ऊपर डॉट्स होती हैं उन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं, क्योंकि अगर आप उनको छूकर देखो तो वो आपको खुरदरी लगेंगी। लेकिन जो SCR है, मतलब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसे हम चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। उनमें राइबोसोम्स एब्सेंट है, तो वो अगर आप छुओ तो आपको बिल्कुल मुलायम लगेंगे। जहाँ राइबोसोम्स होते हैं वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन के बनने में हेल्प मिलती है। जहाँ राइबोसोम्स नहीं होते वहाँ लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के बनने में मदद मिलती है। ये टच करने में रफ लगते हैं, ये टच करने में स्मूथ होते हैं। इसके बाद इसी से मिलता जुलता होता है गोल्जी, जहाँ पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है
वहीं पर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, ये है गोल्जी बॉडीज। इसको गोल्जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने इनकी खोज की थी 1898 में। तो इसमें भी सैक मतलब थैली जैसे सिस्टर्ने जैसे पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर पाइलअप एक तरह से मतलब रखे गए होते हैं। इनका काम होता है कि जो चीज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बनी है ये उस चीज़ को पैक करेंगे और पैक करके उसको उसकी डिजायर्ड लोकेशन पर भेजेंगे। अब ये हो सकता है कि जिस जगह पर उन्हें उनको भेजना है वो जगह सेल के अंदर भी हो सकती है या सेल के बाहर भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि RER में जो प्रोटीन्स बन रहे हैं उन प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन मतलब उनका जो बदलाव है वो सारा गोल्जी में जाकर होता है। इसके अलावा ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनाने में भी हेल्प करते हैं। लाइसोसोम्स जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड मतलब जिनके बाद मेम्ब्रेन होता है। वेसिकल का मतलब होता है छोटे छोटे पाउच या बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये भी गोल्जी बॉडीज के अंदर ही बनते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि गोल्जी में इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है तो इसका एक स्ट्रक्चर इस तरह से बाहर उभार बन के निकल जाता है और जब ये अलग हो जाता है तो ये इस तरह की शेप ले लेता है, तो इन्हें हम लाइसोसोम बोलते हैं। लाइसोसोम में हर तरह के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि एंजाइम्स होता है जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देते हैं। तो इनमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो किसी भी चीज़ को आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन एक्टिव होने के लिए इनको एसिडिक पीएच चाहिए, यानी कि 1 से 5 तक की पीएच चाहिए होती है, इसलिए हम इनको एसिड हाइड्रोलेसिस भी बोल सकते हैं। तो इसमें अलग अलग चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं। लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को लाइपेज बोलते हैं, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को प्रोटीएज बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वालों को कार्बोहाइड्रेसिस बोलते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करने वालों को न्यूक्लियसिस बोलते हैं। और ये जो लाइसोसोम है ये जितने भी एनिमल सेल्स हैं प्रोटोजोआ हैं उन सब में पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स और RBC में रेड ब्लड सेल में ये नहीं होते। इन्हें हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, जिसको आपने हिंदी में आत्मघाती थैली भी पढ़ा होगा, क्योंकि अगर कभी हमारे सेल में किसी भी तरह का कोई डैमेज या कोई जहरीला पदार्थ आ जाता है तो ये जो बैग्स हैं ये अपने साथ साथ उस सेल को भी नष्ट कर देते हैं, मतलब एक तरह से ये कुर्बानी दे देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, तो इसलिए हम इनको सुसाइडल बैग्स भी बोल सकते हैं। वैक्यूल्स, इसी तरीके से साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस पाया जाता है जिसको हम वैक्यूल बोलते हैं। वैक्यूल की जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। प्लांट सेल्स में वैक्यूल बहुत बड़ी होती है, लगभग 90% जो सेल का हिस्सा है वो वैक्यूल से ही ढका हुआ होता है, लेकिन एनिमल्स में इनका साइज छोटा होता है। साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले वैक्यूल्स जो हैं उनके कंपैरेटिवली वैक्यूल्स के अंदर जो आयन और मटेरियल पाए जाएंगे उनकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी। मतलब एक तो साइटोप्लाज्म में आयन्स और मटेरियल्स पड़े हैं और एक वैक्यूल में पड़े हैं, तो वैक्यूल में उनकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि जो वैक्यूल की बाहर की मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट वो क्या करती है, वो जितने भी मटेरियल है उन सबको वैक्यूल के अंदर लाने की कोशिश करती है, और चाहे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी हो, मतलब कंसंट्रेशन में फ़र्क भी हो, बाहर चाहे पहले से ही कम और अंदर ज़्यादा हो, फिर भी वो हमेशा सारी आयंस को अपने अंदर लेने की कोशिश करती है। इसी वजह से आप देखोगे कि वैक्यूल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, बाहर कम होगी। ये वैक्यूल 4 तरह की हो सकती हैं: सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, गैस वैक्यूल। आपको ज़्यादा इनकी डेप्थ में नहीं जाना, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सी वैक्यूल है। प्लांट्स और एनिमल्स में जनरली सैप वैक्यूल पाई जाती है। सैप का मतलब होता है रस। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो अपने आप की शेप बदल सकती है, ये ज़्यादातर प्रोटोजोआ जैसे अमीबा और पैरामीशियम में होती हैं। फूड वैक्यूल्स जो है ये प्रोटिस्टा और स्पॉन्जिस में पाई जाती है, और गैस वैक्यूल जो है वो ज़्यादातर बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। तो इसके बाद के जो सेल ऑर्गेनेलिज है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी तक जो हमने 4 ऑर्गेनेलिज पढ़े, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, इन चारों को हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ये सारे आपस में लिंक्ड थे।